हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इससे पहले हम फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखना। हम अभी पार्ट 3 पे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। डू वॉच इट बिफोर यू वॉच दिस, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हम उन्हें वहां ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ केस लॉ। Recently, in which case the Kerala High Court held that a university grant commission criterion which allowed certain relaxation marks to reserved categories as a violation of Article 16(1) of the Constitution. तो सिंपली पूछा है कि किस केस में हुआ था कि केरला हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक क्राइटेरियन जिसने सर्टेन रिलैक्सेशन अलाउ किया रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को मार्क्स के मामले में, ये एक वायलेशन होगा आर्टिकल 16(1) का। इससे रिलेटेड मुद्दा हुआ था। ऑप्शन ए, नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी। ऑप्शन बी, सीबीएसई वर्सेस यूजीसी। ऑप्शन सी, यूजीसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन डी, यूजीसी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है ए, नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी। 2021 का ही केस है। नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड था, जहां पे कुछ बच्चों को रिलैक्सेशन दिया गया था। कोर्ट ने ये पॉलिसी अपहेल्ड की थी कि नहीं, आर्टिकल 16(1) को वायलेट नहीं करता है। रीजनेबल रिलैक्सेशन देना ओके है। रीजनेबल रिलैक्सेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेम। अगर एक बिल है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और प्रेसिडेंट के पास भी पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का एसेंट उसे मिल चुका है, तो उसका स्टेटस अब क्या होगा। ऑप्शन ए, बिल अप्रूव्ड। ऑप्शन बी, लॉ। ऑप्शन सी, बिल एक्सरसाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर ऑप्शन डी, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ। ये हमने हमेशा से पढ़ा है कि जैसे ही पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके एसेंट के लिए। एक बार प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, वो लॉ बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वेयर एक्ट में सेक्शन आर्टिकल 111 assent to bills, इसमें लिखा है व्हेन अ बिल हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या तो अपना असेंट देते हैं या उसे विदहोल्ड करते हैं। फिर विदहोल्ड करने से रिलेटेड रूल्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस हैं, बट इवेंचुअली जैसे ही वो अपना असेंट दे देते हैं, वो लॉ बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू क्वॉश द रॉन्गफुल ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। रिट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी किस लिए यूज होती है, डिटेल में पार्ट 1 में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे पूछा है कौन सी रिट इशू करता है कोर्ट टू क्वॉश द रॉन्गफुल ऑर्डर। लोअर कोर्ट ने कोई गलत ऑर्डर दे दिया है, उसे कैंसिल करने के लिए, क्वॉश करने के लिए, खत्म करने के लिए जो उससे सीनियर कोर्ट है वो कौन सी रिट इशू करता है। ऑप्शन ए, मैंडमिस। ऑप्शन बी, क्यो वारंटो। ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन। या फिर ऑप्शन डी, सर्टियोरारी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्टियोरारी। प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी में अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। प्रोहिबिशन यूज करता है अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकने के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स में, कि तुम अपनी ज्यूरिसडिक्शन से आगे जा रहे हो, तुम इसमें ज्यादा प्रोसीड मत करो। बट सर्टियोरारी यूज होता है कि उन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, उसको क्वॉश करने के लिए, खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स ऑप्शन ए, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। ऑप्शन बी, राइट्स ऑफ अंडर ट्रायल्स टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड। ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पर्सनल लिबर्टी कहा आता है, ये हम पहले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 21। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी का बेसिक मतलब क्या होता है कि तुमको इज्जत से जीने का अधिकार सबको है। इट डज नॉट मैटर कि तुम जेल में बंद हो, कि तुम कोई अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, हर किसी को बेसिक डिग्निटी, बेसिक सम्मान का अधिकार है। तो अब इसको अगर मान लो तुम बैराक खोले बिना भी सॉल्व करो, तो सोचो, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, की कस्टडी में हो पुलिस की और तुम्हें वहां मारा पीटा जाए, तो ये तुम्हारे साथ गलत होगा, राइट, ये तुम्हारे राइट्स के खिलाफ है। तो ये सही है। ऑप्शन बी देखो, राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड। कन्विक्टेड कौन होते हैं, जहां पे ये क्लियर हो चुका है कि इन्होंने कोई जुर्म किया है, ये कन्विक्टेड लोग हैं। अंडर ट्रायल वो हैं जिन पे अभी केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ है। तो अंडर ट्रायल का ये हक बनता है कि उनको कन्विक्टेड से अलग रखा जाए। भाई, किसी ने जो जुर्म किया है उसमें और जिस पे इल्जाम लगा है, दो लोगों में फर्क है। तो ये भी राइट है। ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, कि तुम्हें पब्लिक में फांसी दी जा रही है, ह्यूमिलिएशन है, बेसिक डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये पॉइंट्स ना अलग से एक्ट में नहीं मेंशन्ड होते हैं, बट तुम्हें खुद सोचना होता है कि पर्सनल लिबर्टी क्या हो सकती है। ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया इज। डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर कौन है। ऑप्शन है
ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर या फिर डी चीफ मार्शल। इसका आंसर है ए प्रेसिडेंट। आप बेयर एक्ट में जाके देखोगे आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के पॉइंट नंबर 2 में देखोगे द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, क्लियरली लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज ए 62 ईयर्स, 60 ईयर्स, सी 58 ईयर्स या फिर डी 65 ईयर। अगेन बैराक खोलो, आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है डी 65 ईयर्स। चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी का जो चैप्टर है उसका जो पहला ही आर्टिकल है आर्टिकल 124, उसका पॉइंट नंबर 2 देखोगे तो लिखा है दे शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल कोर्ट इज, स्पेशल कोर्ट के बारे में सवाल है। ऑप्शन ए नॉट सबॉर्डिनेटेड टू हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के नीचे नहीं आता है। ऑप्शन बी सुपीरियर टू हाई कोर्ट से ऊपर आता है। ऑप्शन सी सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट के नीचे आता है। ऑप्शन डी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट के बराबर पे आता है। चारों ऑप्शन समझ में आए? पहले ना तो पढ़ के समझ में आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के बराबर तो कोई भी नहीं है, तो ये तो नहीं ही हो सकता। अब बचे हुए 3 में आपको सोचना है। करेक्ट आंसर है सी सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट। देखो स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक स्टेट्यूट्स के अंडर क्रिएट किए जाते हैं टू ट्राई पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। कुछ सर्टन कैटेगरी के केस ऑफेंसेस को केस चलाने के लिए इन्हें क्रिएट किया जाता है, पर ये जुडिशियल हायरार्की का ही पार्ट होते हैं अंडर आर्टिकल 227 और ये हाई कोर्ट के नीचे ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, बैराक खोलो, इन सेक्शंस को देखो कौन सा इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आर्टिकल 310, 315, 320 या 325। इसका करेक्ट आंसर है बी आर्टिकल 315। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट खोल के देखिए, इंडेक्स में देखो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, उसका इंडेक्स पढ़ोगे वहां भी आंसर मिल जाता है, नहीं तो डिटेल्स में जाके मिल जाता है। आर्टिकल 315 ये क्लियरली मेंशन करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? सिंपल है, बैराक खोलो, इंडेक्स देखो, फंडामेंटल राइट्स के नाम पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और ये जिनका डायरेक्ट नाम ना भी हो तो भी आपको ये इन्फर करके भी समझ में आ जाता है। ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी या फिर ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बैराक खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, हटा दिया गया है, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेनका गांधी केस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, मेनका गांधी का केस बहुत फेमस केस है, उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया? बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर दिया गया था, पब्लिक के बेटर का बोल के उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया गया था, तो उन्होंने केस किया था कि ये वायलेशन है मेरे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का। तो उस पर क्या जजमेंट्स आए थे? ऑप्शन ए कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट वाज करेक्ट। ऑप्शन बी राइट टू गो अब्रॉड, अब्रॉड मतलब देश से बाहर जाना, राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। ऑप्शन सी राइट टू गो अब्रॉड इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 19(1)(a दैट द कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि पासपोर्ट जमा करवाना सही था, दूसरा बोल रहा है अब्रॉड यानी देश से बाहर जाना आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आता है, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं आर्टिकल 21 के अंदर आता है, या फिर ऑप्शन डी कि आर्टिकल 19(1)(a के अकॉर्डिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है सी विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमने अभी बोला पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, तो ये तुम्हारी लिबर्टी है ना कि तुम देश से बाहर जा सकते हो, कोई तुम्हें क्यों रोकेगा? अनलेस कोई जेन्युइन रीजन ना हो, कोई क्रिमिनल नहीं हो तुम या कोई और वजह नहीं है, तुम नॉर्मली बाहर जा सकते हो, कोई कैसे तुम्हारा पासपोर्ट जमा करवा सकता है? तो दिस इज विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम पिछले पार्ट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। रीजनेबल होता है कि मतलब जितना जायज हो, कंप्लीटली नहीं, जहां पे जैसी जरूरत है उतनी जायज पाबंदी लगाना ठीक है। ओके, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं राइट ऑफ फ्री मूवमेंट पे कब? ए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कि पूरी जो जनरल पब्लिक है उसके भले के लिए अगर कोई हमें इम्पोज करना पड़ता है उस केस में।
ऑप्शन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे नेताओं के किसी काम की वजह से करना पड़ रहा है। ऑप्शन सी इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन सेफ्टी, कि औरतों को सेफ रखना है इसलिए हम जो है उनकी फ्रीडम पे मूवमेंट पे पाबंदी लगा रहे हैं। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये वाला तो सुनने में ही आपको पता चल रहा है गलत है भाई, औरतों को सेफ रखना है तो तुम सिस्टम सही करो, उनकी फ्रीडम पे पाबंदी थोड़े लगाने लगोगे, तो ये तो गलती है। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी क्यों किसी की फ्रीडम पे पाबंदी लगेगी, इट्स अ फंडामेंटल राइट। इन दी इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो सकता है कि किसी वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, आपको बाहर निकलना मना कर दिया गया है, कोई सिचुएशन है जनरल पब्लिक के भले के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, बेयर एक्ट में भी देखोगे मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 कौन क्लेम कर सकता है कि उसका राइट वायलेट हुआ है। ऑप्शन ए एक कंपनी, ऑप्शन बी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी ओनली सिटीजन्स, ऑप्शन डी सिटीजन्स एंड एलियंस। एलियंस मतलब वो जादू वाला एलियन नहीं, कोई भी जो आपके देश का पार्ट नहीं होता है, बाहर का होता है, उसे एलियन पर्सन बोला जाता है। ठीक है, एलियंस होते हैं, सिटीजन नहीं है बेसिकली। तो आंसर इसका है सी ओनली सिटीजन्स। ध्यान से पढ़ो, सोचोगे ये कहाँ दिया हुआ है बैराक में। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, आर्टिकल 19 देखोगे पहली वर्ड है ऑल सिटीजन्स, क्लियरली मेंशन्ड है कि ये सिटीजन्स के लिए ही है, आप इस देश के नागरिक हैं तो ही ये आपके लिए है। ठीक है, अगला Clause 3 of Article 20 of the Indian Constitution says that no accused person shall be. Article 20 Clause 3, ठीक है, क्या कहता है? Accused मतलब जिस पे इल्जाम लगाया गया हो, that no accused person shall be. Option A, an accused. Option B, a witness. Witness मतलब गवाह. Option C, a witness against himself. या फिर Option D, hostile witness. इसका करेक्ट आंसर है सी, अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। बेसिकली तुमको तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें जबरदस्ती किसी तरह बुलवाया जाए कि तुम गवाही दो। याद करो, हमने पहले के पार्ट्स में ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिंग, नार्को टेस्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें यही बात आई थी उठ के कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। देखो आर्टिकल 20 में लिखा है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड यानी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन केस लॉ है, बहुत फेमस केस है। इंदिरा सवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज, इस केस का कॉमन फेमस नाम क्या है? ए जजेस ट्रांसफर केस, बी इलीगल डिटेंशन केस, सी मंडल कमीशन केस, या फिर डी कॉन्स्टिट्यूशनल केस। इसका करेक्ट आंसर है सी, मंडल कमीशन केस। ये 1992 का केस है। तो हुआ क्या था, 1979 में मंडल कमीशन सेटअप हुआ था, जिनको बोला गया था कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी जिन्हें बोलते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनके बेहतरी के लिए मेजर्स रिकमेंड करें। 1990 में वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए पास भी कर दिया था, ओबीसी के लिए। ठीक है, फिर 1992 के इस केस में फाइनली कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने इसको अपहेल्ड किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल कि नहीं है, गलत नहीं है, बट ये बोला कि रिजर्वेशन, ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कि ओबीसीज में क्रीमी और नॉन क्रीमी आएंगे, उसका कॉन्सेप्ट इस केस में ही आया था। इसका फेमस नाम है मंडल कमीशन केस। आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, वेरी सिंपल, आर्टिकल्स जाके देखो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 48A, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 50। बेयर एक्ट खोल के देखो, ऑप्शन डी आर्टिकल 50 आंसर है, नाम ही है ये, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स, सिंपली जाओ एक्ट खोलो देखो क्या है। ऑप्शन ए अथॉरिटी टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यानी सरकार जो स्टेट में है। ऑप्शन बी अथॉरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशन। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन कोर्ट्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, ये आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि उनके खिलाफ कोर्ट में कोई कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन केस नहीं चल सकते। ठीक है, देखो ऑप्शन सी देखोगे, बेयर एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख तो अब नहीं रह गए, तो उसमें क्लियरली लिखा है दे शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, सिविल नहीं चलेंगी, विद कंडीशंस ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ इज डिफाइंड बाय, ये टेक्निकली आपके बेराक का पार्ट नहीं है बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की थ्योरी का पार्ट है। इट्स अ वेरी फेमस एंड वेरी रेगुलर क्वेश्चन, आंसर इज सी, एवी डाइसी। ठीक है, इनकी बुक में इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी। और रूल ऑफ लॉ के 3 बेसिक जो फंडे होते हैं वो ये हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की यानी लॉ के ऊपर कोई नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ, सबसे ऊपर लॉ है। सेकेंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप अमीर हैं गरीब है डज नॉट मैटर, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ, कानून सबके लिए सेम है। एंड थर्ड इज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, लीगल स्पिरिट शुड बी द डोमिनेंट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्टिकल 213 empowers the governor to promulgate ordinances. ठीक है. ऑप्शन ए, when the state legislature is not in session. ऑप्शन बी, during the course of legislature session. ऑप्शन सी, on the recommendation of the state. या फिर ऑप्शन डी, with the permission of union government. तो पूछा है 2000 पूछा है आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर ऑर्डिनेंस कब पास कर सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर इज ए, व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. भाई अगर लेजिस्लेचर सेशन में होगा तो वो क्यों पास करेगा, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है. स्टेट के रिकमेंडेशन पे भी नहीं करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए होती है. बेयर एक्ट देखोगे, आर्टिकल 213 खोलोगे तो वहां लिखा है एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज इन सेशन, यानी जब अगर सेशन में है तो उस टाइम नहीं, उसके अलावा सेशन में नहीं है यानी तब पास कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ लिखा है इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज इन सेशन एक्सेट्रा, उस केस में पास कर सकते हैं. विच इज नॉट द प्राइवेट राइट. इनमें से कौन सा राइट प्राइवेट नहीं है. देखो कुछ राइट्स प्राइवेट होते हैं, कुछ राइट्स पब्लिक होते हैं. अभी हम उन्हें समझते हैं. ऑप्शन ए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी. ऑप्शन बी, राइट ऑफ फ्रीडम. ऑप्शन सी, राइट टू एजुकेशन. या फिर ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर इज बी, राइट टू फ्रीडम. देखो प्राइवेट राइट क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल से कंसर्न होता है और दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ एनफोर्स किया जा सकता है. पब्लिक राइट्स होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं. तो आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे, प्रॉपर्टी एक पर्सनल मुद्दा है, एजुकेशनल भी पर्सनल मुद्दा है. फ्रीडम लेकिन ऐसा है जो पब्लिक मुद्दा है. आपकी फ्रीडम सरकार छीन सकती है, आप सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं कि मेरा राइट वायलेट हो रहा है. ठीक है. प्रॉपर्टी के लिए, एजुकेशन के लिए आप नहीं जा सकते इस तरीके से. तो इसका करेक्ट आंसर इज राइट ऑफ फ्रीडम. वी आर डन विद आवर पार्ट 3 हियर. इसके आगे 2 से 3 पार्ट्स और आएंगे एंड वील बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2024. सो स्टे ट्यून, देखते रहना, क्वेश्चन साथ में लगाओ, बेयर एक्ट जरूर साथ में रखो. सिर्फ यहाँ देख के सोल्यूशन आगे मत बढ़ जाओ, साथ में सॉल्व करो. हमारे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, चेक करो आंसर सही है कि नहीं, बिकॉज आपका हाथ बेयर एक्ट पे सेट होना बहुत जरूरी है. एल्स एग्जाम में वो बल्कि लगने लगता है देख के. ठीक है. बाकी डरो नहीं, हम सब साथ में सॉल्व करेंगे यहाँ पे. पार्ट 3 इज डन. We'll be up with the part 4 very soon. Stay tuned, keep watching, do like, share and subscribe, and if it is helping you in any way, do leave in your comments. And if you want me to cover any certain topic or want me to do more topics which you want to study right now, do leave your comments. Thank you.